तो अभी तक प्रस्तावना के हमने शब्दों को समझा था, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे प्रस्तावना का महत्व, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, तो सबसे पहले प्रस्तावना का महत्व को जो समझते हैं तो कुछ चीजें हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ विद्वानों का भी फैक्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो देखेंगे, प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का आधार माना गया है। क्या माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया? तो आधार माना गया है, ठीक है। रीजन क्यों क्यों आधार मानते हैं? तो देखेंगे, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है जो हमारे संविधान के आधार है, ठीक है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। संविधान बनाने वाले लोगों की सोच कैसी थी, उसका सारा जो उनकी आदर्श कैसी थी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे संक्षेप में आपको उल्लेखित आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं को परिलक्षित करती है। मतलब जो जिन्होंने संविधान की नींव रखा, उनकी सोच कैसी थी, वो किस तरह के लोग थे, वे कितने, मतलब वो कितने अधिकार देने के पक्ष में थे, इस सब कुछ को संक्षेप में आपका संविधान प्रस्तावना जो है तो बनाता है, बताता है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अब देखिए, हम डिटेल्स में पढ़ रहे थे, चीजें निकल कर आ गई आपको, यही आपका क्या पड़ेगा, यही आपका सीधे सीधे मतलब क्या वन लाइनर में पूछ देगा। तो बताइए, ये कथन किसका है? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कथन किसका है? 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो उसी में से क्या लादी हो जाए, कृष्ण क्या स्वामी इसका आंसर अय्यर। होगा? ठीक है, तो संविधान सभा का अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के मतलब विचार है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी के अनुसार, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ठीक है। तो के एम मुंशी के अनुसार संविधान जो है, के एम मुंशी की अनुसार बात करेंगे तो प्रस्तावना क्या है? तो हमारी संप्रभु, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। पालकी वाला ने क्या कहा था? पालकी वाला का क्या स्टेटमेंट है प्रस्तावना को परिचय लेकर? पत्र था। परिचय परिचय पत्र पत्र था। कहा था, परिचय ठीक है। और दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था? तो अल्लादी अल्लादी कृष्ण कृष्ण स्वामी स्वामी अय्यर अय्यर। ने कहा था, ठीक है। और हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये किसने कहा था? तो ध्यान रखिए, के एम के मुंशी के मुंशी। अनुसार। किसके अनुसार? एक के कुंजी एम भी बताया मुंशी था के ना, एक अनुसार, कुंजी भी ठीक है। बोले थे। हाँ, ये देखिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य जिसका नाम है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ठीक है। तो सबसे सम्मानित भाग किसने बनाया था? ठाकुरदास भार्गव ने बताया था। ठाकुरदास ये भार्गव। संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो संविधान की आत्मा भी इन्होंने ही कहा था, ठीक है। संविधान की आत्मा भी ठाकुरदास भार्गव ने ही कहा था। ये संविधान की कुंजी कुंजी है, ठीक है। संविधान का आभूषण है, ठीक है। एक उचित स्थान जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है। आप पूरे संविधान को नहीं पढ़िए, किसी देश का संविधान कैसा होगा उसके प्रस्तावना को समझ के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसी देश का संविधान कैसा होगा उसके प्रस्तावना को समझकर आपको पता चल जाता है, ठीक है। जैसे किसी के व्यक्ति के, ठीक है, कहते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति का मतलब अगर घर में, अगर घर के बारे में, उनके आदर्श के बारे में जानना है तो उनके किचन और उनके बाथरूम से पता चल जाता है यहाँ लोगों का रहन सहन कैसा है। जस्ट लाइक मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी देश का प्रस्तावना कितना महान, सॉरी, संविधान कितना महान है, लोगों को कितने हक देने की बात करता है, उसके प्रस्तावना को समझने से ही पता चल जाता है। जैसे हमारा संविधान लोगों के द्वारा ही मतलब आतर्पित है, इससे क्या पता चलता है? क्योंकि प्रस्तावना का शब्द ही शुरुआत होता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है संविधान सभा कहीं न कहीं से हमारा ही नेतृत्व कर रही थी, हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। व्यापक अधिकार दिया गया भारतीय संविधान में, और इसका झलक आपको प्रस्तावना से देखने को मिलता है, ठीक है। तो संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण, ठीक है, यह एक उचित स्थान जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, प्रस्तावना के बारे में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रस्तावना से तो इतना प्रश्न बीपीएससी मेंस में पूछा है, पीटी से तो कम, मेंस में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है प्रस्तावना से, ठीक है। अब बात सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री जिसका नाम था अनसेट बारकर, संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, राजनीतिक बुद्धिजीवी का सम्मान कौन देते हैं? तो बरकर साहब देते हैं, जो कि मतलब कौन थे? तो ब्रिटिश मतलब क्या थे? तो ब्रिटिश आप देखेंगे तो ब्रिटिश कौन थे? राजनीतिक शास्त्री थे, ठीक है। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। आप देखिए, ये प्रश्न अगर पूछ देगा तो कहाँ मिलेगा आपको, वनडे में तो नहीं देखने को, मैंने तो नहीं पढ़ा। कुंजी नोट,
कुंजी नोट किसने कहा संविधान की प्रस्तावना को? तो अनसेट बारकर ने कहा। किसने कहा है? अनसेट बारकर ने कहा है, ठीक अर्नेस्ट है। तो बारकर। इसको आपको, हाँ, अर्नेस्ट बारकर ने कहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने 4-5 स्टेटमेंट बताया संविधान के प्रस्तावना का, फिर मैं आप लोग से पूछूंगा, सो मस्ट यू शुड बी नोटेड इट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। वो प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। अब बारकर साहब इतने ज्यादा भारतीय प्रस्तावना से मतलब क्या थे, प्रभावित थे, तो उनकी जो एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने मतलब क्या किया है, तो इसकी मतलब क्या की है, तो उल्लेख किया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलते भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, ठीक है। हिदायतुल्लाह साहब की बात करेंगे जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। बाद में भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। उनका मानना है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, ठीक है। एक फिलाडेल्फिया में डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, जब उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी, तो वहां पे एक मतलब घोषणा हुआ था, तो उसको फिलाडेल्फिया का घोषणा पत्र कहते, तो उन्होंने उनसे इनका कंपेयर किया है। लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा, यह हमारे संविधान की आत्मा, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिसे क्रांति ही परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट थे। एक बार मैं स्टेटमेंट को जरा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रस्तावना से स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तो पहला स्टेटमेंट क्या जी था, सर। बात करेंगे, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का मतलब इशारा। ये स्टेटमेंट किसका है, क्या बताएंगे, बताइए। कृष्ण स्वामी अल्लादी अय्यर का। कृष्ण स्वामी अय्यर का, ठीक है, किसका, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना की बात करें, उनका क्या स्टेटमेंट है, तो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है, ठीक है। चलिए, बात ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा है, यस, ध्यान में रखें, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यह संविधान की आत्मा है, ठीक है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा यह एक उचित स्थान है, ठीक है, जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है। अनसेट बारकर ने संविधान को क्या कहा है, तो अनसेट बारकर ने संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवियों को, ठीक है, राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंजी नोट कौन कहते हैं, तो अनसेट बारकर साहब, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अर्नेस्ट उसके बाद हम बारकर। लोग चलेंगे क्या है, तो प्रस्तावना को लेके, सॉरी, यहाँ पे आप चलेंगे, यह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी पुस्तक, ठीक है, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में इसका शुरुआत में इसका उल्लेख करते हैं। हिदायतुल्लाह साहब का मानना क्या था, तो उन्होंने कहा था प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के मतलब क्या है, समान है, ठीक है। चलिए, आपसे संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है, तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट है, जरा उसको देखेंगे। तो प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या ये संविधान का भाग है कि नहीं है, ठीक है। इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो पहला क्वेश्चन, तो एक केस याद रखिएगा, ठीक है। इस बार बीपीएससी प्रश्न पूछा है, बहुत लोग इसको गलती करके आए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार वाला 1960 और 1973 में कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है। बेरुवारी संघ मामला जो आया था 1960 में आया था, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसीलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में कोई भी नई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते, इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो प्रस्तावना के विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो 1960 वाला जो केस जो था, ठीक है, बेरुवारी संघ का जो मामला जो था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। आप इसे याद रखें, क्या नहीं माना गया था, तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। ये 1960 में जो बेरुवारी संघ मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते केशवानंद भारती मामला जो आया 1973 आया, ठीक है। क्या आया, केशवानंद भारती मामला 1973 आया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। पहले का जो व्याख्या जो दिया हुआ था, जिसमें माना गया था तो संविधान जो है, सॉरी, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, उसको अस्वीकार कर दिया और ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।
यह महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान के अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया मामला जो था 1995, ठीक है, आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC ऑफ इंडिया मामला कब हुआ था? 1995 का मामला था। में पूनम उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, तो LIC मामला जो हुआ था 1995 में जो हुआ था, इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान जो है प्रस्तावना का क्या है? आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, तो किस केस में संविधान को सॉरी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था? आप लोग बताया जा रहा हमें। बेरुवारी संघ मामला 1960 में नहीं बेरुवारी माना संघ गया केस था। कब आया तो क्या बताएंगे? कब आया था बेरुवारी संघ केस? 1960 1960। 1960 में आया केशवानंद था। भारती मामले में, ठीक है, संविधान प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया या नहीं माना गया? मान लिया गया था सर, मान केशवानंद लिया भारती गया। फिर बात 1973 में। करेंगे LIC ऑफ इंडिया मामला कब आया था? 1995 1995 आया था। इसमें पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का मतलब क्या है? आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, आंतरिक बात करें हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग से पहले से ही बनाए जा चुके थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो संविधान सभा के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया है, परंतु जब परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। ठीक है, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने के कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया गया तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ठीक है, इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद भी प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस संविधान के जनकों के मत का मतलब साम्यता रखता है। ठीक है, अभी भी लोग इस बात को डिबेट करते हैं संविधान का भाग प्रस्तावना है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो तथ्य उल्लेखनीय है। पहला तथ्य क्या है? यहाँ पे देखेंगे संविधान प्रस्तावना को लेकर दो तथ्य उल्लेखनीय है। पहला क्या? प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उनकी शक्तियों का प्रतिबंध लगाने वाला है। ठीक है, तो सीधे सीधे बीपीएससी में प्रश्न पूछेगा, फिर किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछेगा, क्या प्रस्तावना विधायिका के शक्ति पे प्रतिबंध लगा सकती है? क्या बताएंगे? नहीं लगा सकती है सर, नहीं लगा नहीं सकती है। लगा ठीक है, सकती है। अगर आपसे पूछे क्या विधायिका का शक्ति का स्रोत प्रस्तावना है, तो क्या बताएंगे? नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। ठीक है, न तो विधायिका का शक्ति का स्रोत है और न तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखा। विधायिका मेरा कहने का मतलब क्या? संसद हो गया। ठीक है, विधायिका कहने का मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इधर आप जाएंगे स्टेट में जाएंगे तो विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, यह गैर न्यायिक है अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी बात क्या है? गैर न्यायिक है, इसीलिए आप इसके व्यवस्था को न्यायालय में आप चुनौती भी नहीं दे सकते। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्या है? ये गैर न्यायिक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे और भी कुछ चीजों को समझते हैं जरा। ठीक है, प्रस्तावना ही पढ़े तो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते? उसके ऊपर कुछ चीजें निकल कर आई थी, उसको हम लोग समझने की जरा कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या प्रस्तावना संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? क्योंकि पता संविधान में संशोधन करने के लिए एक आर्टिकल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स 368। ठीक है, यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामला 1963-73 में उठा। ठीक है, कब उठा? तो 1973 में यह मामला पहली बार उठा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो 1973 में यह मामला जब आया तो 1973 में तो संविधान का भाग इसे क्या माना था कि नहीं माना था? 1973 में 1973 में क्या माना मान था? लिया गया था सर, मान लिया गया था सर, 1970 केशवानंद भारती बिल्कुल, माना था। केशवानंद भारती में इसको माना गया था। ठीक है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जाता क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के, ठीक है, संविधान के मूल तत्व एवं मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब इन्हें बोला सर ठीक है, लेकिन ध्यान में ये रखना है जो प्रस्तावना जो मूल विशेषता जो प्रस्तावना में उल्लेखित है उसको ध्वस्त करके संशोधन नहीं कर सकते, मतलब इसका मूल चीज को परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवारी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में भी इस केस के संदर्भित निर्णय, ठीक है,
गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने बोला सब मूल विशेषता जो होगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते। मतलब मूल विशेषता सर होगी, जैसे मूल विशेषता बहुत सारा जो हम लोग को नहीं हटा सकते हैं, उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया, उसको आप राजनीतिक न्याय फिर आर्थिक न्याय को नहीं हटा सकते हैं। मतलब इन शब्दों को नहीं, मतलब कभी भी अगर सर संशोधन करेंगे ना, एक मिनट, कभी भी जब इसको संशोधन करेंगे तो इसके चीजों को मतलब बढ़ाएंगे, मतलब इसको मजबूती करने की कोशिश करेंगे, ना कि मतलब इसको क्या करेंगे, इसको वीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम्म ध्यान में रखेंगे। सर ठीक है। इसमें यही कहा गया था सर कि हम्म इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन वही मूल ढांचा के साथ उसमें हम कुछ चीज उसमें जोड़ भी सकते हैं जो हम्म लोगों जो प्रियम्बल को स्ट्रॉन्ग करता हो। ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारा जो प्रियम्बल हो उससे अमेंडमेंट करने से उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, त्रुटि आ जाए। बिल्कुल, हाँ ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे मतलब हमारा प्रस्तावना कमजोर हो। ठीक है, मतलब समझिए कि जैसे घर बनाएंगे, तो घर बनाने के बाद ऐसा नहीं कि उसको दीवार को तोड़ देंगे, उसको प्लास्टर कर सकते हैं, उस पे मतलब क्या कर सकते हैं, तो उस पे टाइल्स लगा सकते हैं। वही समझिए, प्रस्तावना को कभी भी करेंगे तो इसको मत, जैसे कि से 1976 में क्या हुआ, पहला संशोधन किया गया प्रस्तावना में, जो कि अभी तक का एक बार संशोधन है। तो प्रस्तावना में कोई शब्द को हमने हटाया तो नहीं, नहीं ना हटाया हमने, उसमें मैंने कुछ नहीं। शब्द को जोड़ दिया। दैट मीन्स क्या किया मैंने, उसमें मजबूती प्रदान की, न कि हम लोगों ने क्या किया उसके जो मूल शब्दों को हटाने का कोशिश किया। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा, जैसे धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को उसमें जोड़ा गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, 368 के तहत इसमें आप संशोधन नहीं करते हैं। ठीक है, अब तक केवल प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तरह संशोधित किया गया है। इसके जरिए इनमें, ठीक है, 3 नए शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन सा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। ठीक है, मतलब शब्दों को जोड़ा गया, न कि शब्दों को निकाला गया है। अब समाज प्रस्तावना से कुछ शब्द को निकाल दे तो वो मतलब गलत होगा, लेकिन हमने प्रस्तावना में शब्दों को जोड़ा है, जिससे मतलब पता चलता है मतलब प्रस्तावना को हमने मजबूती प्रदान करने का काम किया है। ठीक है, हमने इसमें, ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे, कुछ यहाँ पे नीचे चैप्टर समाप्त होता है, तो कुछ चीजें जो है उसको भी जरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, क्या किया था नेहरू जी ने। ठीक है, तो नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे मतलब क्या किया, तो संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 1947 पारित होने तक ब्रिटिश भारत के शासक पर निर्भर थे, उपनिवेश था, मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश के, ठीक है, ब्रिटिश के बहुत दिन तक, ठीक है, हम लोग एक तरह से डोमिनियन स्टेट की तरह काम कर रहे थे। आप बोलेंगे कब तक सर, हम तो आजाद 1947 में हो गए थे। नहीं, 1947 में हम आजाद हो गए थे, लेकिन हम बाद के 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सत्ता जैसी थी। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करके भारत इससे मुक्त हो गया। ठीक है, तो भारत की बात करें प्रभुत्व संपन्न कब हुआ, तो भारत प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे तो 1950 में जाके, ठीक है, भारत जो था क्या था, प्रभुत्व संपन्न हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कब तक मतलब ब्रिटिश के अधीन थे, तो ध्यान में रखेंगे 26 जनवरी 1950 के पहले तक थे। ठीक है, हम लोग एक तरह से राष्ट्रमंडल के नेशन की तरह, डोमिनियन स्टेट की तरह काम कर रहे थे, मतलब पूर्ण आजादी हम लोग को बात करेंगे जब इसी में प्रभुत्व संपन्न गणराज्य शब्द निकल कर आता ना प्रस्तावना में, तो हम कब बने, जब हम लोग रिपब्लिक हो गए, डेट मीन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत 19, लेकिन पाकिस्तान की बात करेंगे तो 1956 तक डोमिनियन स्टेट ही रहा है। ठीक है, उसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945 में बना, पता ही है। संविधान सभा ने कुछ सदस्यों के मन में व्याप्त आकांक्षाओं को दूर करते 1949 में पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है, हमने काफी पहले पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी, हमने इसे प्राप्त भी किया, और कोई राष्ट्र हमारे दूसरे के साथ गठबंधन अपनी स्वतंत्रता को खो सकता है। ठीक है, गठबंधन का सामान्य मतलब वादे से है। ठीक है, संप्रभु राष्ट्रकुल से स्वतंत्र जुड़ाव इस तरह के वचनों के तहत नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी मजबूती इसमें व्याप्त लोचशीलता एवं स्वतंत्रता में निहित है। इसीलिए सर्वविदित है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल छोड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक स्वतंत्र
ये स्वतंत्र इच्छा, ठीक है, यह एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला समझौता जिसे इसी रूप में छोड़ा जा सकता है। मतलब बहुत सारे, जैसे भारत जब राष्ट्रमंडल में जब शामिल होने की बात हुई तो बहुत लोगों ने इसमें चिंता जताई, तो हम लोग ब्रिटिश सत्ता से मतलब मुक्त हुए, फिर हम लोग राष्ट्रमंडल में क्यों जाके मतलब शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। तो बाद में जाके नेहरू जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, हम लोग एक संप्रभु राष्ट्र, हम लोग को जब मन करेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे शामिल हुए, जब मन करेगा उसको छोड़ देंगे। मतलब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य तो है, लेकिन क्या अपने शर्तों से है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब भारत की संप्रभुता पे राष्ट्रमंडल का सदस्य होना किसी भी तरह का धब्बा नहीं लगाता है, ठीक है। इसीलिए नेहरू जी के ये सारी चीजें कहनी पड़ी। इंदिरा गांधी जी ने कहा, हमने हमेशा हमेशा से ये कहा, समाजवाद हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, हम अपनी जरूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे, सिर्फ राष्ट्रवादी समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण के लिए जानी जाती है, तो इन्होंने समाजवाद को सबसे बड़ा क्या माना था, ब्रांड बताया था, ठीक है। तो इसी तरह से देखेंगे तो बाकी यही सब है, ठीक है। जनमत, उपक्रम, बुलाना, ये सब तो मैं कल बता ही दिया था, उसी चैप्टर का दिया हुआ है, ठीक है। अगला चैप्टर जो हमारा जो था, कौन सा अगला चैप्टर था, भारत एवं इसका संघ, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जो कि मैं अभी बिल्कुल भी पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छा चैप्टर है, जरूर इस चैप्टर को कीजिएगा, वन डे एग्जाम के लिए भरमार इस चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, ये बड़ा चैप्टर भी होगा, ठीक है। 89 नंबर पे से याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है संघ एवं सर। राज्य।